हेलो बच्चा, फाइनली अब हम लोग डे 11 यानी लास्ट वीडियो है ये वाली, और हमारा चैप्टर नंबर 1 फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखना बेटा, आज का जो मेन टॉपिक है वैसे तो गॉस थ्योरम मेन टॉपिक है मेरा बच्चा, बट मैं आपको बताऊं सबसे पहले जो मैं आपको अभी कराने वाला हूं वो कराने वाला हूं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन आपके लिए इजी हो जाएगी मेरे बच्चे। तो देखिए, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। अभी तक कहानी क्या थी कि हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट देखे थे। पहले आप लीनियर चार्ज बताता हूं, उसके बाद आप सारी चीजों को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लीनियर चार्ज बॉडी है और जो चार्ज है वो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एलसीडी कहता है, यानी एल फॉर लीनियर, एल फॉर लैम्डा। लैम्डा इज अ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी कहता है कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ, इसको हम कहते हैं एलसीडी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी यूनिट होती है मेरे बच्चे कूलाम पर मीटर। कूलाम पर मीटर, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर नहीं है ये, कूलाम सेंटीमीटर। सेम एज इट इज अगर मैं सरफेस की बात करूं तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ एरिया, और इसकी यूनिट होती है मेरे बच्चे कूलाम पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर वीसीडी यानी वॉल्यूम की बात करूं तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वॉल्यूम, उसी को हम लोग कहते हैं रॉ, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरा बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज पर मीटर क्यूब। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है और आपके क्वेश्चंस इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक पूरे सरफेस पे चार्ज पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवरऑल पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलता हूं कि सपोज कीजिए मेरे पास एक रॉड है और मैंने देखा रॉड पर 10 कूलाम का चार्ज है, एक एग्जांपल, और ये रॉड जो है वो 1 मीटर लंबी है। तो मैं क्या बोलूंगा कि 10 कूलाम चार्ज 1 मीटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसका क्या निकल के आ गया, लैम्डा निकल के आ गया। आप चाहो तो इसे 1 सेंटीमीटर पे निकाल लो, 2 सेंटीमीटर पे निकाल लो, वैल्यू जो आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी। 1 सेंटीमीटर पे निकालोगे, 2 सेंटीमीटर पे निकालोगे, 3 सेंटीमीटर, तो वहां पे हर जगह वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आगे लेके चलता हूं और आगे बताता हूं कि लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी ओवरऑल द वैल्यू। तो गॉस थ्योरम आ गई। गॉस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 1 में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम वाव लेवल का टॉपिक है। गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि हम गॉस थ्योरम को एक्चुअली में पढ़ क्यों रहे। सपोज करो मेरे बच्चे, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, मेरे पास एक चार्ज है Q, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा मैं इस P पॉइंट पर, और उसका फॉर्मूला होगा E इक्वल टू KQ/R²। हाँ या ना, बिल्कुल कहेंगे आप लोग, बिल्कुल सर, E इक्वल टू KQ/R² होता है। यानी एक पॉइंट चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आप सीख चुके हैं। बट अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये रॉड है और इस रॉड पे पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब इस रॉड पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ, तो क्या फाइंड आउट कर पाएंगे। अभी तक आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करके नहीं दिया गया जिससे कि आप ये बता सके कि एक रॉड पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो हम एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे या नहीं। अगर मैं कहता हूं कि सपोज करो मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाऊंगा। अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं है। बट बेटा गॉस ने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे किया, चलो देखने से पहले थोड़ा सा समझते हैं गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम कहता है मेरे बच्चे, अगर हमारे पास एक चार्ज है और एक चार्ज Q है और इस चार्ज Q को एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आंसर आ गया KQ/R²। वो कहता है यार अगर मुझे पूरे इसको मैं कैप्चर कर लूं, मैं पूरे इस पोर्शन को कैप्चर कर लूं और मैं ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं।
आएगा एक एक करके कॉन्सेप्ट, पर गॉस का क्या स्टेटमेंट था, इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो फ्लक्स डेवलप्ड हो रहा होगा, यहां पे एक पर्टिकुलर चार्ज लिया, क्लोज एरिया लिया, क्लोज एरिया, देखो ये चार्ज है, गॉस का कहना था सिंपल एक काम करो, ये चार्ज है, इस चार्ज को कैप्चर कर लो। जब इस चार्ज को कैप्चर कर लोगे तो कैप्चर करने के बाद टोटल फ्लक्स थ्रू आउट द क्लोज सरफेस इक्वल होगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, phi इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा और इजी वे में बताता हूं, थोड़ा और इजी लेके चलता हूं। देखिए सिंपल सा स्टेटमेंट क्या था, गॉस थ्योरम का कहना था कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, जो एक क्लोज सरफेस आपने कंसीडर किया है ना, उस सरफेस से पूरा का पूरा जो टोटल फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। यार डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब आप समझ पा रहे हो, अगर मेरे पास ये क्यू चार्जेस है और ये क्यू चार्जेस है, इस क्यू चार्ज को मैंने कैप्चर कर लिया, अब मान लो यार यहां पे Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों को मैंने कैप्चर कर लिया, तो पहले मैं Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला करता था, पहले Q2 की वजह से। अब ऐसा गॉस थ्योरम कहता है चिल, फ्लक्स निकालना है, पहले फ्लक्स निकालना सीख, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखा दूंगा। तो फ्लक्स के लिए क्या कहते थे कि भाई उन दोनों चार्ज को कैप्चर कर ले, कैप्चर कर लेगा तो इस सरफेस का नाम पहली बात गॉसियन सरफेस कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस क्या कहता था कि टोटल फ्लक्स जो इस पूरे क्लोज एरिया का फ्लक्स होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा दोनों चार्ज के टोटल के। सिंपल सा आंसर आ गया। तो ये गॉस थ्योरम की इसी एप्लीकेशन की वजह से गॉस थ्योरम को जाना गया और बहुत सारे एप्लीकेशंस में इसका यूज हुआ। अब आप ध्यान से सुनो, आगे देखते हैं। अब इसी एप्लीकेशन के बिहाफ पर हम पहला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम नंबर 1 है। तो कैसे निकाली जाएगी, ध्यान से सुनो। मेरे पास एक चार्ज रॉड है, उस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इस चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये चार्ज रॉड है, मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, चार्ज रॉड है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा, ध्यान से सुनो। सबसे मेन काम है कि आपको गॉसियन सरफेस, एक क्लोज सरफेस डिसाइड करना, एक इमेजिनरी सरफेस डिसाइड करना। अगर मेरे पास ये वायर है तो इसको पूरा ओवरऑल क्लोज करना है, तो पहले एक सिलेंड्रिकल शेप लूंगा, ऐसे करके कवर करूंगा, फिर ऊपर से कवर करूंगा, फिर नीचे से कवर करूंगा। यानी अगर मेरे पास एक लीनियर वायर है तो उसका गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, यानी ऊपर से भी कवर दिखेगा, साइड से भी कवर दिखेगा, एंड ये। तो यहां पर इसके 3 फेसेस बने, 3 फेसेस बन गए मेरे बच्चे। अब 3 फेसेस कैसे बन गए, देखो। अगर मैं इस बॉटल की बात करूं तो इसके एक अपर वाला फेस, इसके एक साइड वाला फेस, इसका लोअर फेस, ठीक है। अब चलो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने यहां पर इसका नाम, ये देखो DS1 रखा, सरफेस नंबर 1। इसका नाम साइड वाले का मैंने DS2 रखा, इस वाले का नाम DS3 रखा। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड होगा। यहां पे थीटा कितना बन रहा है, θ1 90 डिग्री, यहां θ2 कैसा बन रहा है 0 डिग्री, और यहां θ3 कैसा बन रहा है, वो भी 90 डिग्री बन रहा है। तो मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप देखो यहां पे क्या होगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कह रहे थे, गॉस थ्योरम कहता था कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू
1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज। ये Q टोटल चार्ज है। चल भाई इसे इक्वेशन नंबर 1 मान के अभी छोड़ दे। नाउ अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो पहला फ्लक्स निकालो φ1 की वजह से, φ2 की वजह से और φ3 की वजह से। ऑलरेडी फ्लक्स पढ़ा चुका हूं मैं आपको। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा 1, क्योंकि मैं पहले वाले के लिए बात कर रहा हूं। फिर होगा ई डी एस टू कॉस थीटा 2, सेकेंड वाले के लिए बात कर रहा हूं। ई डी एस 3 कॉस थीटा 3। मेरा बेटा एक बात सोच, तुम्हारे पास थीटा 1 कितना है 90 डिग्री, तो थीटा कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0। ये थीटा 2 कितना है 0 डिग्री, तो ये वैल्यू कितनी आ गई ई डी एस 2। ये थीटा कितना है 90, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 0। तो मेरा बच्चा तुम्हारे पास जो टोटल फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स कितना आएगा ई डी एस 2। ये फ्लक्स डी फाई के टर्म्स में मैंने अभी डिनोट किया, इसे मैंने डी फाई के टर्म्स में ही लिखा। ये डी फाई आ गया ई डी एस 2। ई डी एस 2 ऊपर वाला सरफेस का फ्लक्स 0, नीचे वाले फ्लक्स सरफेस का फ्लक्स 0, पर साइड वाले सरफेस का फ्लक्स बचा हुआ है। तो देखो क्या हुआ, देखो ध्यान से, आपने क्या देखा डी फाई ई डी एस 2 आ गया। मैंने कहा इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। जब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा डी फाई इक्वल टू ई डी एस 2। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा ई डी एस 2। यार इस सरफेस का इंटीग्रेशन करोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा। दिस इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज अ 2 पाई आर एल इक्वल टू 2 पाई आर एल। एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, आर इज द रेडियस। तो फाई की वैल्यू आ गई ई इंटू 2 पाई आर एल। यार इसे इक्वेशन नंबर मैंने कितना, इधर कुछ माना है इक्वेशन नंबर, इधर मैंने कुछ नहीं माना, इसे इक्वेशन नंबर 1 माना है और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान ले। तो चलो भाई ये फ्लक्स निकल कर आया है, ये नॉर्मल फ्लक्स के मेथड से हमने फ्लक्स निकाला है, टोटल फ्लक्स निकाला है ईडीएस के फॉर्मूले से। बट गॉस का कहना था कि टोटल फ्लक्स तो फ्रॉम 1, टोटल फ्लक्स तो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। मैंने कहा ठीक है, देन मैं क्या करूंगा, फाई फाई दोनों सेम है तो लिखूंगा ई डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे बस एक छोटा सा गेम है, लेंथ के टर्म्स में चेक करना है ना, लेंथ के टर्म्स में चेक करना है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू एलसीडी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा का फॉर्मूला होता है Q बाय L। तो Q कितना आ जाएगा लैम्डा इंटू एल। Q कितना आ जाएगा लैम्डा इंटू एल। Q आ गया लैम्डा इंटू एल। सो अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसको यहां ले आएंगे, E डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एल से एल वैल्यू कट जाएगी, जब एल से एल वैल्यू कट जाएगी तो ई की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो ना 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ऊपर क्या बचेगा लैम्डा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर बचा बेटा E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। मतलब अगर लाइन चार्ज है हमारे पास तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आपको बताओ सबसे शॉर्टकट 2 से मल्टीप्लाई कर दे यार, 2 से डिवाइड कर दे, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आर। तो E इक्वल टू देख क्या होगा बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को K कहते हो, तो आंसर हो जाएगा 2K लैम्डा बाय आर। ये ज्यादा अच्छा न्यूमेरिकल में यूज होता है
होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं लग रही, कोई पंगा तो नहीं लग रहा, होप सो क्लियर है। तो यहां पर हमने एप्लीकेशन नंबर 1 कंप्लीट कर दी। अब जब एप्लीकेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गई, हमारे पास ई की वैल्यू आ गई, तो अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। अब आता है एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेइंग शीट। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इनफाइनाइट प्लेइंग शीट की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? ध्यान से सुनो यार, मेरी बात समझो। मेरे पास ना एक प्लेन शीट है, मेरे पास एक प्लेन शीट है, मान लीजिए एक प्लेन शीट है ये। अब जब ये प्लेन शीट है और ये पूरी पूरी चार्ज है, अब ये भी इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, तो मुझे एक इमेजिनरी सरफेस लेना पड़ेगा फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए, गॉसियन थ्योरम। तो मैंने क्या किया, यहां पे ये गॉसियन सरफेस ले लिया और इस गॉसियन सरफेस का एरिया मैंने सीधा ए मान लिया। अब जब ए मान लिया मैंने, देखो एक सिलिंड्रिकल सरफेस मान लिया, ए मान लिया, इसके अंदर कुछ चार्जेस तो इनक्लोज्ड होंगे ना। अब आप देखो ये शीट है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है और जो एरिया वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, तो इधर भी थीटा कितना हो गया? 0। अगर मैं इस साइड से देखूं, देखो इस साइड से देखूंगा तो भी थीटा 0, अगर इस साइड से देखूंगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर ही एरिया वेक्टर है, तो थीटा की वैल्यू इधर भी क्या हो जाएगी? 0। थीटा भी हमारे यहां क्या हो जाएगा? 0। तो अगर मुझे प्लेन चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालूंगा? देखो पहले निकालूंगा टोटल फ्लक्स निकालूंगा, यानी फाई जो होगा वो पहले वाला यानी लेफ्ट फेस और राइट फेस, यानी ई डी एस कॉस थीटा, हमने तो ए ले लिया सीधा, ई ए कॉस थीटा, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 EA cos थीटा। और यार थीटा 0 डिग्री है दोनों तरफ, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? 2 EA cos 0 डिग्री, तो फ्लक्स आ गया 2 EA। ये हमारा 2 EA आ गया इक्वेशन नंबर 1। ये फाई 2 EA आ गया। बट अकॉर्डिंग टू जीटी, गॉस थ्योरम साहब क्या कहते थे कि भाई टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन होना चाहिए। भाई बिल्कुल होना चाहिए, Q अपॉन एप्सिलॉन। इसे इक्वेशन 2 मान लो। मैंने कहा फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से, ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो यार 2EA इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू SCD, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहता था? सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए। तो Q क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। Q क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। तो Q की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू ए। तो नाउ 2EA इक्वल टू Q की जगह सिग्मा इंटू ए, देखो सिग्मा इंटू ए, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल आउट हो गया, तो 2E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट इज व्हाट? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट इज व्हाट? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कई बार आ चुका है एग्जाम में। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और मैंने इजीएस्ट वे में कराया है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है और मस्त तरीके से कर लो। अब सुनो, इसके एप्लीकेशन, इसके 2 पार्ट्स है। इसका एक पहला पार्ट है कि अगर मेरे पास 2 शीट गिवन होती, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं इसके ऊपर, ये शीट होती, ये शीट होती। अब ये 2 शीट गिवन है मेरे पास,
अब जब ये दो शीट गिवन है मेरे पास, दोनों ही पॉजिटिव है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है पहला पॉइंट नंबर 1 पे, सेकेंड वाले रीजन में और थर्ड वाले रीजन में, इधर इधर और इधर। अब आप ध्यान से सुनो, सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट, अगर आप क्या करो, ये लो एक शीट बना लो, ये एक शीट बना लो, ये भी प्लस ये भी प्लस, शीट नंबर 1 और शीट नंबर 2। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाली शीट की वजह से बनाओ, तो देखो पहला वाला भूल जाओ, दूसरे वाले को, पहले वाले की वजह से आउटवर्ड होगा, इवन आउटवर्ड होगा, इधर देखूंगा तो आउटवर्ड होगा, इधर देखूंगा तो भी आउटवर्ड होगा। देख लो, इवन भी आउटवर्ड, इवन भी आउटवर्ड, इवन भी आउटवर्ड। अगर मैं दूसरे वाले को भूल जाऊं, अगर मैं दूसरे वाले को भूल जाऊं, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होगी फर्स्ट वाले की वजह से, और फर्स्ट वाले की वजह से इधर देखोगे तो इधर की तरफ होगी। अब अगर मैं इसको भूल जाऊं तो इसकी वजह से भी आउटवर्ड होगी E2। अब इधर इधर देखो, इधर आउटवर्ड होगी तो इधर भी तो आउटवर्ड होगी, यानी E2 E2। अब मोरल ऑफ द स्टोरी, आप क्या गौर देख रहे हैं यार, ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। आप देख लो डायग्राम की डायरेक्शन यही होगी, आप डायग्राम में देख लीजिए डायरेक्शन बिल्कुल यही है। तो अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1 E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बात याद आ रही है, मुझे बताना, एक शीट है आपके पास, ये प्लस की शीट है, ये 2 पॉइंट ले रहा हूं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। आपको क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए, बी और सी, इन तीनों में से सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? ए, बी, सी, ये तीनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां पर है? तो आप लोग सोच चुके होंगे कि ए पे बड़ा है, पर तीनों पे बराबर है, क्योंकि शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। इसका फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, डिस्टेंस पे कहीं मैटर नहीं करता। आप लोगों के बस दिमाग में बस इतना जला होगा कि भाई एक पास में शीट के तो ए वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। नहीं, कितने लोगों ने सोचा, जरा बताना, कितने लोगों ने सोचा? यहां पे ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गई मेरे बच्चे, यहां पे ई ए की वैल्यू आ गई। अब जब ई ए की वैल्यू आ गई तो यहां पर सेम मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से निकाल लिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सुनो यार, मैं डायरेक्शन पे अभी नहीं जा रहा, मैं सिंपल करा रहा हूं यार, सिंपल, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 2 E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो ना, रीजन 1, फर्स्ट रीजन में क्या हुआ? फर्स्ट रीजन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो E1 लिख देता हूं मैं, यानी E फर्स्ट लिख देता हूं। चलो E फर्स्ट हो गया, तो E फर्स्ट में E1 E2 जुड़ जाएगा दोनों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया, 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट जोड़ लो, तो ये तो कट गया ना यार, आंसर आया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसी तरीके से सिमिलरली ई थर्ड वाले रीजन का भी आएगा। भाई दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में ना, हाँ नहीं बोलते यार, E1 और E2 जुड़ जाएगा और आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। बट अगर मैं रीजन 2 की बात करूं, यानी E2 की बात करूं, तो क्या आएगा E2 में? 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों में 0 आएगा। देख भाई, मैंने वेक्टर फॉर्म वाला यूज नहीं किया यार, मैंने बड़ा सिंपल सा यूज किया, आप इसे यूज कर सकते हो। डन, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का वीडियो क्लियर आ रही ना? ठीक है, आगे देखो, अगर यहां पर
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेन पैरेलल शीट आ जाता। प्लेन पैरेलल शीट यानी एक प्लस का है और एक माइनस का होता, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता। तब क्या करते हैं आप लोग यार, सुनो, जब प्लस वाले की बात करें तो इवन इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, बाहर, इस साइड वाले पे बाहर, इस वाले पे बाहर। अब नेगेटिव शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, इनवर्ड और इनवर्ड। अब आप देखो तो सही, सीधा आंसर ड्राइव करो, दोनों अपोजिट है, आंसर 0 होगा। दोनों अपोजिट है, इसका आंसर 0 होगा, बट इसका आंसर क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बड़ा सिंपल सा आंसर आया, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, तो चलिए अब हम लोग थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं अपनी। थर्ड एप्लीकेशन कहती है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। अब मेरा बेटा क्या हुआ कि मेरे पास एक स्फेरिकल सेल है। अब मान लो ये एक स्फेरिकल सेल है मेरे बच्चे, चार्ज स्फेरिकल सेल है। अब इस चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इसका जो रेडियस है वो आर है, कैपिटल आर है। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है आउटसाइड द सरफेस, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मुझे यह भी पता करना है ऑन द सरफेस कितना होगा, मुझे यह भी पता करना है कि इन द सरफेस कितना होगा। अब यहां पे सब मैंने डायग्राम्स के वाइज समझा दिया है। अब यहां पे ध्यान से सुनो, मैंने कहा हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, या सरफेस 1 नाम दे दो उसे, आउटसाइड द सरफेस, सरफेस 1 नाम दे दिया इसका। चलो, ये सरफेस 1, सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आप सबको पता है यार इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला, सॉरी, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, फाई ई डी एस कॉस थीटा। फाई जो होता है वो ई डी एस कॉस थीटा होता है। अब यार देखो ना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी साइड और पॉजिटिव चार्ज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस साइड, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? थीटा 0 डिग्री है। तो अगर मैं फाई देखूं तो ई पहले वाले सरफेस के लिए देख रहा हूं तो 1 ले लेता हूं, E1 ds cos 0 डिग्री। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई? E1 इंटू ds। छोटे सरफेस के लिए देख रहे हैं तो यहां पे d फाई लगा लेते। चलो, अब मेरा बेटा आप यहां पे क्या देखोगे? आप क्या देखोगे? टोटल फ्लक्स। अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालूं तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसे, ये डी फाई हो जाएगा, ई बाहर हो जाएगा, ds अंदर हो जाएगा, तो डी फाई का फाई हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, ds 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा है बेटा? कौन सा है? कौन सा है? बड़ा वाला R1 का स्क्वायर। इसका रेडियस R1 दिया हुआ है, देखो इसका रेडियस R1 लिया बड़े वाले का। E1 4 पाई R1 का स्क्वायर। तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, फाई इतना आ गया। अकॉर्डिंग टू जीटी, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? फाई की वैल्यू Q अपॉन में एप्सिलॉन होती है। मैंने कहा ठीक है, देन क्या देखा जाएगा? देन E1 डॉट 4 पाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन। तो इसी को यहां पे मैं थोड़ा लिख दूं, देखो दूसरे कलर से लिख देता हूं। ये देखो E1 आ गया हमारे पास, 4 पाई नीचे आया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R1 का स्क्वायर। ये आप कब कर रहे हैं? जब आप देख रहे हैं कि जो छोटा वाला बड़ा, मतलब स्फीयर का R है वो छोटा है और R1 बड़ा है। यार स्फीयर का R कैपिटल R है, वो छोटा है और R1 मैंने आउटसाइड लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R1 का स्क्वायर, Q अपॉन में R1 का स्क्वायर आ रहा है। तो मेरा बेटा एक चीज सोचो, ये तो जाना पहचाना सा फॉर्मूला है यार, KQ बाय R का स्क्वायर। ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है ना, KQ बाय R1 का स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की वजह से। यस मेरा बच्चा, ये पॉइंट चार्ज की वजह से भी सेम फॉर्मूला आता है। तो सर पॉइंट चार्ज की वजह से क्यों आ रहा है? क्योंकि R1 की जो दूरी है,
R1 की जो दूरी है वो यहां से लेकर यहां तक है, पर चार्ज तो सर सरफेस पे अवेलेबल है ना, तो यहां से यहां तक की दूरी क्यों दे रहा है, सेंटर से क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरे बच्चे स्फीयर की वजह से जो चार्ज होता है ना, हम ये कंसीडर करते हैं कि सेंटर पे अवेलेबल होता है। स्फीयर के सरफेस पे तो चार्ज है, पर उसके चार्ज का जो मतलब इफेक्ट है वो कहां पे कंसीडर किया जाता है, सेंटर पे कंसीडर किया जाता है, सेंटर ऑफ मास की तरह। तो सेम एज इट इज ये फॉर्मूला लिया जाता है के क्यू अपॉन में R1 का स्क्वायर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर एनसीईआरटी में डेरिवेशन देखोगे तो आप यहां पर चेंज कर सकते हो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले आओ, यहां पे Q को आप सरफेस चार्ज डेंसिटी से चेंज कर सकते हो, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, और ए की जगह पर आप क्या रखोगे, स्फीयर का एरिया। तो आप एनसीईआरटी में देखोगे तो बस यहां पे चेंजेस है, Q अपॉन में Q की जगह सिग्मा इंटू ए कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो अब सिमिलरली अगर मैं ऑन द सरफेस देखो, ऑन द सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूं, और ऑन द सरफेस आपको पता है ना कैपिटल R जो है वो R2 के बराबर है, तो सेम यार, अब मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, फाई इक्वल टू E2 डॉट 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई R2 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू GT के अकॉर्डिंग Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट E2 डॉट 4 पाई R2 का स्क्वायर, E2 इक्वल टू व्हाट, E2 इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R2 का स्क्वायर। हेयर आप देखोगे R2 की जो वैल्यू है वो R के बराबर है, तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो, E2 इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R का स्क्वायर, ऑन द सरफेस के लिए, ऑन द सरफेस के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस यानी सरफेस नंबर 3 के लिए बात करूं तो आप देखो ध्यान से क्या हुआ, फाई इक्वल टू E3 ds3 cos, सीधा करो ना यार, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, छोड़ो सारी बातें छोड़ो, इधर ध्यान दो। मैं कह रहा हूं अगेन E3 4 पाई R3 का स्क्वायर। मैं अब इनर सरफेस पर आ गया मेरे बच्चे, मैं अंदर वाले सरफेस पे आ गया, अंदर वाले सरफेस पे। अब आप एक चीज सोचो, अकॉर्डिंग टू जीटी साहब कहते थे कि भाई फाई तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन होता है, अगर फाई क्यू अपॉन में एप्सिलॉन होता है देन E3 डॉट 4 पाई R3 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन होगा, E3 इक्वल टू 4 पाई R3 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन होगा। अब बट गॉस थ्योरम का कहना है कि चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, जब चार्ज इनक्लोज होगा तभी आप चीजों को आगे ले सके जा सकते हैं। तो चार्ज इनक्लोज के लिए क्यू की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा यार, सरफेस नंबर 3 ने चार्ज को इनक्लोज नहीं किया, और जब चार्ज इनक्लोज 0 है, क्यू 0 है, तो E3 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मेरे पास अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। मैंने देखा सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, जो भी स्फीयर का है। बट अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी आता है कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे। तो एक काम करता हूं, मैं ये एक सेल बना देता हूं, लो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे, क्योंकि सबसे कम दूरी है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जा रहा है। तो आपका ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता जा रहा है।
डन मेरे बच्चे, ये थी सेल की कहानी गॉस थ्योरम में। ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आओ जरा कुछ क्वेश्चंस देख लें और कुछ क्वेश्चंस गॉस थ्योरम के ऊपर कर लेते हैं मेरे बच्चे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिससे इतना चार्ज रखा हुआ है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 mm, 2 mm के डिस्टेंस से सेपरेट है। इट्स प्लेस नियर अ लाइन चार्ज डेंसिटी, इतना लाइन चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा हमें गिवन है। चलो गिवन टर्म लिख लो। हमें Q1 और Q2 की वैल्यू प्लस माइनस 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम गिवन है, और जो डिस्टेंस बिटवीन दैम है यानी 2a, इसे हम तो 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना गिवन है, 2 mm गिवन है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हमें गिवन है 4.0 इंटू 10⁻⁻4 कूलम मीटर पर मीटर। शोन इन अ फिगर, नेगेटिव चार्ज इज द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन। जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन है। ये ठीक है। चार्ज, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल, फोर्स निकालना है यार। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या मुझे लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है? क्या मैं इस लाइन की वजह से, क्या मैं इस लाइन की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं? क्या मेरे पास कोई फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास एक चार्ज वायर है तो चार्ज वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो? आंसर है यस, निकाल सकता हूं। फॉर्मूला बता दिया, E इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैं इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा? यस, 2k लैम्डा बाय आर। तो यार सुनो, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट माइनस क्यू। अरे यार नाम दे दो, चलो 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 नाम दे दो, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, या ए पॉइंट पे और एट पॉइंट ए। निकाल लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे, 2k लैम्डा बाय आर। आर कितना लोगे? 2 सेंटीमीटर। भाई डिस्टेंस दिया हुआ है, मीटर में चेंज कर लेना। भाई आपको लैम्डा भी गिवन है, लैम्डा भी गिवन है, के की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। कैलकुलेट मत करवाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। होप सो क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया यार। के 9 इंटू 10⁻9, लैम्डा ऑलरेडी गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻4, और आर आपको पता है 2 सेंटीमीटर। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया ए पे। नाउ हमें तो फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन माइनस क्यू पे। तो फोर्स का फॉर्मूला होगा, फोर्स का फॉर्मूला E इंटू क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है ए पॉइंट पर, चार्ज आपके पास 2 है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उठाओ यहां रख दो, या आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो आप ऐसा कर लो, 2k लैम्डा इंटू में क्यू अपॉन में आर कर लो। अब देखो 2 पता है, k 9 इंटू 10⁻9 पता है, लैम्डा आपको पता है, क्यू आपको पता है 2 है, आर आपको पता है 2 सेंटीमीटर। आंसर कमेंट करके बता दो जरा इसी बात पे। अब सेम अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे निकाल रहे होते तो डिस्टेंस को आप फॉर बी आप डिस्टेंस क्या लेते? आप डिस्टेंस लेते 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस आ जाता। अरे यार वो mm में था ना, तो 2 सेंटीमीटर R2 आ जाता। बस डिस्टेंस ही तो चेंज होता। तो प्लीज आप मुझे फोर्स ऑन 2 भी निकाल के दिखाओ। फोर्स ऑन 2, डन, क्लियर है? चलो आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान से सुनो। एक घुट पानी पी लो, थक गया यार। An infinitely long positive charge wire has a linear charge density is इतना, लैम्डा गिवन है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड, मस्त क्वेश्चन है यार।
as its center at a constant velocity v perpendicular to the wire. Deduce the expression for kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना। पहले आपको बताओ, एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है v वेलोसिटी से। तो आपको पता है यहां पे एक बाइंडिंग फोर्स होगा, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब कोई चीज घूम रही होती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना पड़ेगा। जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं तभी कोई चीज बॉडी चारों तरफ घूम पाती है मेरे बच्चे। तो कहने का एक सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर दोनों बराबर हो गए तो आंसर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने में क्या ही दिक्कत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। R ये डिस्टेंस हो गया, ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय R। इस R से ये R कट गया, इस R से ये R कट गया। अब आप एक चीज सोचो, K की जगह K रहने दो, डॉट Q1 आपको क्या दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर हमें लैम्डा गिवन है, लैम्डा होता है Q बाय L, तो Q कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो Q1 की वैल्यू आ गई लैम्डा इंटू एल। लो, लैम्डा इंटू एल, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, K लैम्डा इंटू एल इंटू Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम E ही मानेंगे, अपॉन में R इज इक्वल टू mv स्क्वायर। तो मेरे पास यहां पर क्या टर्म्स आ गया, एक ये टर्म आ गया। अब यहां से सुनो, ध्यान से सुनते जाओ, हमें क्या निकालना है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई सुनो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर 1/2। mv स्क्वायर की जगह देखो क्या गिवन है, ये गिवन है k लैम्डा एल ई अपॉन में r 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल ई अपॉन में r। आप इसे चाहो तो सीधा ऐसे लिख दो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल ई अपॉन में r, और यहां पर आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी। ये लो एक्सप्रेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी और ये दोनों के दोनों सामने ही है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी साफ साफ दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा दिख रहा है। तो आप कैसे बनाओगे ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा, इन दोनों का ग्राफ ऐसे बनेगा। काइनेटिक एनर्जी और दोनों का ग्राफ ऐसे बनेगा, लैम्डा का ग्राफ ऐसे बनेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। तो होप सो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया मेरे बच्चे। अब सुनो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है यार, सेम कॉन्सेप्ट है। बस मैं आपको बता दूं, यहां पर इस जगह पर चार्ज डेंसिटी रॉ गिवन है, तो आप बस थोड़ा सा ट्रिक अपना लेना। रॉ जो होता है चार्ज अपॉन में वॉल्यूम होता है, बस। तो Q कैसे निकालोगे, रॉ इंटू वॉल्यूम, और रॉ वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू में लेंथ, रॉ एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में एल। ये Q आ गया, और बाकी का सेम कॉन्सेप्ट है, बाकी का सेम कॉन्सेप्ट है। मैंने हेल्प कर दिया जहां पे आपको फर्क पड़ने वाला था। इसका आंसर कमेंट करके बता दो प्लीज, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप फटाफट आगे देखते जाओ, मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क्स पे दे रहा हूं, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, फिर दिक्कत होगी। अब ये देखो, अब मैं आपको हेल्प करते जा रहा हूं। दो लार्ज मेटल प्लेट्स है पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल है। ऑन द इनर फेसेस द प्लेट हैव अ सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइंस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ये। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। देखो यार, आपको पैरेलल केसेस वाला करा रखा है, एक प्लस का एक माइनस का है। याद रखना, जब प्लस होता है तो ये आउटवर्ड 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 इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्ड इनवर्ड और इनवर्ड। तो याद रहे आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी जीरो होता है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो होता है, बट यहां पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है।
सिग्मा आपको गिवन है, एप्सिलॉन से डिवाइड कर दो, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 से आंसर आ जाएगा। चलो कमेंट करके बताओ। इसका अगला क्वेश्चन भी देता हूं आपको मैं, इसका अगला क्वेश्चन आ जा। इस स्लाइड की भी जरूरत नहीं है मुझे। अब बाकी के भाई 2-3 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो आपको देखो, ये सेम क्वेश्चन आ गया, स्फीयर वाला क्वेश्चन आ गया। स्फीयर वाला, एक स्फेरिकल कंडक्टर रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर यानी कैपिटल आर गिवन है, चार्ज आपको गिवन है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? फर्स्ट इनसाइड द स्फीयर 0, जस्ट ऑन द आउटसाइड द स्फीयर आपको पता है रेडियस कौन सा लेना है, बड़ा वाला रेडियस लेना है, एंड 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर आउटसाइड 18 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पे सारे आंसर्स मिल जाएंगे मेरे बच्चे। फटाफट इसका भी आंसर कमेंट कर दो। इसके बाद कोई क्वेश्चन है? नहीं। अब ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस है, ये होमवर्क क्वेश्चंस है मेरे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, इसकी जरूरत नहीं है स्लाइड की। तो कुल मिलाकर इस तरीके से थैंक्स एंड चैप्टर एंड। भाई चैप्टर एंड हुआ, ये पूरी टॉपिक्स कर लो। अब चैप्टर 1 में कुछ भी नहीं बचा, सारे ही टॉपिक्स मैंने करा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त। चैप्टर 2 का स्वागत करते हैं अब हम लोग।